वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज की वीडियो में आज का हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक है, वह टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जो है नागरिकता के बारे में ही वर्णन किया हुआ है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है कि आपको सिर्फ एकल नागरिकता मतलब आपको किसी एक देश की ही नागरिकता जो है प्राप्त होगी। तो ये जो एकल प्रावधान है, जो इकहारी नागरिकता, इकहारी का मतलब यहाँ पे एकल है, तो ये कहाँ से हमने लिया है? तो भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब बारी आती है कि नागरिक कौन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक एवं नागरिक अधिकार से प्राप्त हो। अगर मैं जैसे भारत में रहती हूँ तो मुझे यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक अधिकार जो है मुझे इस देश के प्राप्त है, तो वह क्या कहलाएगा? उस देश का नागरिक जो है वो कहलाएगा। अब हम बातें करते हैं कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में आखिर क्या वर्णन किया हुआ है नागरिकता के बारे में। सबसे पहला आता है आपका अनुच्छेद 5। तो संविधान लागू होने के समय के नागरिकता, मतलब जैसे ही अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। जैसे हमारा संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। उस समय की नागरिकता मतलब नागरिक कौन होगा, कि आखिर भारत का नागरिक कौन होगा? सबसे पहला जिसका जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, मतलब पहले का नहीं गिनते, जैसे हमारा संविधान लागू हो गया है उसके बाद में जो है ये नागरिकता वाला सिस्टम जो है आया है। सबसे पहले उसमें ये बात की गई कि आखिर नागरिक होगा कौन, भारत का नागरिक कौन कौन होगा। तो अनुच्छेद 5 में पहला बताया गया है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है। दूसरा, माता पिता में से किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ है। तीसरा, संविधान लागू होने से 5 साल पहले जो भारत में रहा हो। तो आपका अनुच्छेद 5 में किसको भारत का नागरिक बताया गया है? पहला, जो संविधान जब हमारा लागू हुआ है उस समय वो उस देश में रह रहा हो, जो 26 जनवरी को लागू हुआ है। और सबसे पहला, अब नागरिक कौन होगा उसमें बताइए, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत में रहता हो या जन्म हुआ हो। या दूसरा, संविधान लागू होने से, जैसे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो उससे 5 साल पहले जो भारत में रह रहा हो वो भी क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। अब आता है आपका अनुच्छेद 6। उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है कि ऐसे व्यक्ति को भी हम भारत का नागरिक मानेंगे जो पाकिस्तान से भारत आया हो। दूसरा, उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हों। पहले आप लोगों को पता होगा कि भारत पाकिस्तान एक ही थे। ठीक है, तो वहाँ पे यही बात की गई कि उसके माता पिता या दादा दादी जो है अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हों, कि भारत और पाकिस्तान अलग होने से पहले वह भारत का हिस्सा रहे हों उसके माता पिता या दादा दादी। तीसरा, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक बन सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बन सकता है जिसके माता पिता या दादा दादी जो भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले भारत में रहे हों। नोट, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आए हों, पर लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है कि अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों तब। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत ऐसे व्यक्ति को सामान्य रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही भारत का नागरिक बना सकते। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों वही भारत के नागरिक हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में भी रहते हों, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आए हों, पर लेकिन उनमें माता पिता या उसके दादा दादी जो हैं, जो भारत और पाकिस्तान अलग हुआ है उसमें हिस्सा रहे हों। मतलब सिंपल सिटी में बात बोली जाए तो ये बात है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, आपको पता है पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था। ठीक है, अब विभाजन हुआ था, तो उस विभाजन से पहले अगर वो उसके माता पिता दादा दादी वहाँ पर रहते हों, पर लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों। अगर वो बाद में आए हैं भारत तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर भी वह भारत का नागरिक जो है बन सकता है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले भारत में 6 माह रहना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन भी आप तब करा सकते हो जब आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बारी आती है आपके अनुच्छेद 7 में। ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है लेकिन भारत में लौट आया है तो वे भारत का नागरिक बन सकता है।
अब ऐसा व्यक्ति है जो 1 मार्च 1947 के बाद जो है पाकिस्तान चला गया है, लेकिन बाद में वो भारत आ गया, तो ऐसे व्यक्ति भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, पर लेकिन उसको भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वह भारत का नागरिक बन सकता है। अगर वह पाकिस्तान चला गया हो तो, और वो फिर से भारत आ गया तब। रजिस्ट्रेशन से पहले भारत में 6 माह रहना वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाती है आपके अनुच्छेद 8 में, भारत से बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता का अधिकार, मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं उनको भी नागरिकता मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें दादा दादी व माता पिता अविभाजित भारत का हिस्सा रहे। मान लो कोई अमेरिका में रहता हो, ठीक है, अमेरिका में रहता हो पर उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसमें क्या कंडीशन है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों को भी नागरिकता का अधिकार है, पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके दादा दादी या माता पिता जो है पहले भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था उससे पहले वह भारत में रहते हों, मतलब हिस्सा रहे हों। पर लेकिन उसको भी क्या करना पड़ेगा, वह भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही यहाँ का नागरिक बन सकता है, पर पहले उसको जो है 6 महीने जो है यहाँ पर भारत में रहना पड़ेगा, फिर ही वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब आता है आपका अनुच्छेद 9, ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बने। अब अनुच्छेद 9 में ऐसा आता है कि जो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है, ठीक है, मान लो पाकिस्तान की नागरिकता किसी ने ले ली या अमेरिका की नागरिकता किसी ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। ठीक है, भले वो पैदा भारत में हो पर वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसने अपनी इच्छा से उस चीज़ को छोड़ दिया है। अब बात आती है आपके अनुच्छेद 10 में, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, इसमें क्या अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता के आपको जो भी अधिकार होते हैं, एक नागरिक के जो भी अधिकार होते हैं वह हमेशा बने रहेंगे। क्या क्या अधिकार होते हैं, संपत्ति का अधिकार आपको सब पता ही होगा। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, जो है वो रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 11 में संसद को वह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन तथा उसकी समाप्ति के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वह उसके लिए नियम बना सकते हैं, उसकी समाप्ति के लिए भी नियम बना सकते हैं। अब बात आती है कि नागरिकता अधिनियम कब आया, तो यह 1955 में आया। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट कब आया, 1955 में। यह अधिनियम नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की बात करता है। ठीक है, नागरिकता जो है हमें अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। पहला, जन्म से, दूसरा वंश से, जैसे मेरे दादा दादी है तो वो भी भारत में रहे हो तो मुझे भी आगे भारत की नागरिकता मिलेगी। तीसरा, रजिस्ट्रेशन से, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई पाकिस्तान चला गया अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो मैंने पहले बता दिया। चौथा आते हैं आपके प्रकृति रूप से या देशीयकरण द्वारा। ठीक है, नेचुरल तरीके से भी। पांचवा आता है क्षेत्र संविष्ट द्वारा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म से नागरिकता क्या होती है। तो 26 जनवरी को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा व्यक्ति जो भारत के अंदर हुआ है वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तब, तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। कोई मतलब ऐसा नहीं हो कि जो इनवैलिड प्रवासी हो, ठीक है, बाहर से हो। शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो शत्रु देश है, मतलब जो दुश्मन है भारत का, उसके देश के बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं होती है। ठीक है, दूसरा आता है आपका वंश के आधार पर नागरिकता। वंश मतलब से मेरे दादा दादी, मेरे पूर्वजों के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 19 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1952 से पहले भारत में हुआ हो तो भारत के नागरिक वंश के आधार पर वह नागरिक बन सकता है, यदि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो। वंश के आधार पर आपको सीधा पता होना चाहिए कि वंश के आधार पर, जैसे मैं हूँ, मेरे दादा दादी भी अगर भारत के हैं तो मेरे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो नागरिकता होती है, या मान लो पहले वो भारत में रहते थे फिर वो पाकिस्तान चले गए, तो पहले जो पाकिस्तान का व्यक्ति था अब वो भारत में आना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार निम्न आधार पर आपको, केंद्र सरकार के पास जो भी उनके आधार होते हैं उस पर नागरिकता जो है आपको प्रदान करवा सकती है। केंद्र सरकार जो है वो है आपको नागरिकता प्रदान करवा सकती है रजिस्ट्रेशन के थ्रू।
भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन से 7 वर्ष पहले भारत में रहा हो। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो पहले भारत में रहता था पर वो बाद में पाकिस्तान चला गया, तो वह रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जो रजिस्ट्रेशन से 7 वर्ष पहले भारत में रहा हो। ठीक है। वह व्यक्ति जिन्हें भारतीय नागरिक से विवाह किया हो तथा 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ऐसा व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो। जैसे मान लीजिए तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से एक अगर मतलब भारत के हों, पर लेकिन क्या है वो भी क्या होना चाहिए, 7 सालों से भारत में रह रहे हों। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, अगर भारत नागरिक के कोई भी नाबालिग बच्चे हैं तो वो भी आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथा आता है देशीकरण द्वारा। कोई व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक जो है वह बन सकता है। वह जिस देश का नागरिक है वह देशीकरण विद्वान हो। भारत की नागरिकता स्वीकार करने पर वह गृह देश की नागरिकता को त्याग देगा। ऐसा व्यक्ति जो रहता तो अमेरिका में हो पर लेकिन उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि आपको सिर्फ एक ही देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हों, पर लेकिन आप भारत से बाहर नहीं होने चाहिए। तो देशीकरण द्वारा भी हो सकती है पर लेकिन उसको उस देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता चाहिए, तब उस देश की नागरिकता उसे छोड़नी पड़ेगी। वह आवेदन से पूर्व 12 माह तक भारत में रहा हो, पर लेकिन वह मतलब वो अगर वो चाहता है, रिक्वेस्ट करना चाहता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो वह जो है पहले जो है मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले वो क्या है 12 माह तक, ठीक है, मतलब 12 महीने तक वो पहले भारत में रहना उसको चाहिए। संविधान में निहित भाषाओं में से किसी एक भाषा की जानकारी रखता हो। संविधान में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से वह किसी एक भाषा की जानकारी रखता हो, तभी वह हमारे उसमें नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब आता है आपका क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। किसी विदेशी क्षेत्र को यदि भारतीय युद्ध द्वारा जीता जाता है तो उसके सभी नागरिक भारत को समझ जाएंगे। मान लो कि अगर किसी युद्ध हुआ, ठीक है, दो देशों के मतलब भारत का किसी के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध को जीत ले गए, तो उस देश मतलब वो जो धरती है, वो जो देश में जितने भी नागरिक रहते हैं वो क्या आएंगे, सारे भारत के नागरिक जो हैं वो माने जाएंगे। अब आता है नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति किन किन कंडीशंस में होती है। पहला, स्वेच्छा से त्याग सकता है, मतलब कोई भी नागरिकता अपनी नागरिकता की समाप्ति कोई भी जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए तो वह मैं अपनी मर्जी से उसको त्याग कर सकती हूँ। आपका यही किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, यह अनुच्छेद 9 में आपको मैंने बताया था। दूसरा था किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर वंचित किए जाने पर। अगर मान लो मैंने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली अपनी इच्छा से कि नहीं मुझे उस देश की नागरिकता चाहिए, तो मैं अपनी मर्जी से भारत के देश की नागरिकता प्राप्त कर सकती हूँ, जो उसे छोड़ सकती हूँ। नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, मतलब आपने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की है, झूठ बोल के या फिर कोई रजिस्ट्रेशन कुछ फ्रॉड तरीके से किया हो, तब भी वो आपकी नागरिकता नहीं बनेगी। संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, अगर आपने हमारे संविधान भारत के संविधान के प्रति कुछ गलत बिहेव अनादर किया हो तो भी आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो, अगर आप भारत में विरोध करते हो और या उसको कुछ ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ आप करते हो तो भी आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। 7 वर्ष लगातार देश से बाहर रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता नहीं मिलती जो व्यक्ति 7 वर्ष से ज़्यादा जो है देश से बाहर रह रहा हो। अगला है नागरिकता अधिनियम 1955 में कई संशोधन भी किए जा सकते हैं, जैसे 1957, 60, 85, 86, 1992, 2003, 2005, 15, 2016, जिसे 2019 में लाया गया। मतलब भारत नागरिकता अधिनियम में भी काफ़ी ज़्यादा संशोधन जो है वह नागरिकता अधिनियम में 1955 में जो है वो कई संशोधन किए जा चुके हैं, जैसे 1957 का संशोधन किया है, 7 का, 85 का, 86 का, 92 का, 2003, 5, 15, 2016 और इन्हीं सभी को कब लाया गया, 2019 में इन सभी को लाया गया है। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 की, तो इसे 2019 में जो है वह लाया गया, ठीक है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 समूहों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को नागरिकता का प्रावधान करता है कि यह अधिनियम जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 समूह जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को नागरिकता का प्रावधान जो है यह देता है कि इनको भी नागरिकता प्राप्त होती है।
जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है वह व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है वह व्यक्ति रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। इस विधेयक के तहत भारत संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। इसमें क्या है, भारत के संविधान के 334 में संशोधन जो है किया है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा के अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों के लिए भी विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए भी आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाई गई है। ठीक है, मतलब इस विधेयक के तहत, इस अधिनियम के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। उसमें क्या संशोधन किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में जितने भी अनुसूचित जातियां होती हैं, जैसे SC ST होती है एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि जो है कितनी का जी 10 वर्ष की और बढ़ाया गया है। इसमें अनुसूचित जातियां और सूचित जातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया कि विधानसभा में जो 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान जो है वो किया गया। इसमें मतलब जो SC ST जो आपके होते हैं उनके लिए जो है 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान जो है किया गया है। पहले में इसे आरक्षण की समय सीमा जो है 25 जनवरी 2020 थी, पर लेकिन अब इसको जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को भी समाप्त कर दिया गया। और विधेयक ने जो क्या किया, एंग्लो इंडियन जो समुदाय था उसके भी प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इस आरक्षण के तहत विधायक द्वारा जो संसद में जो एंग्लो इंडियन के जो समुदाय थे, ठीक है, उनको जो आरक्षण प्रदान किया गया था उस आरक्षण को भी समाप्त जो है कर दिया गया। और इस आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन संविधान के 2 सदस्य लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 16 में ये सब किया गया था और इस अधिनियम को 2019 में लाया गया था, जिसमें क्या था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो 6 समूह होते हैं, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध होते हैं, इन सभी को भारत की नागरिकता का प्रावधान जो है वो मिल सकता है। भारत के नागरिक होने का प्रावधान जो है वह मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके आरक्षण की इसमें बात की, जो SC ST के लिए जो सीटें हैं वो 25 जनवरी से 2020 से पहले तो 20 तक थी, पर उसको कब तक कर दिया, 2030 तक कर दिया। उसको 10 वर्ष जो है वो बढ़ा दिया गया। और ये भी प्रावधान इसमें संशोधन किया गया कि जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में जितने व्यक्ति आए थे वह रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। और विधेयक द्वारा संसद में जो एंग्लो इंडियन समुदाय था उनको जो आरक्षण प्राप्त दिया जाता था वह समाप्त कर दिया गया। और इस आरक्षण के तहत ये बोला गया कि एंग्लो इंडियन में 2 सदस्य जो है वो लोकसभा के प्रतिनिधित्व में करते आ रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।